हाँ जी, अब वहां से चेयर ले आना, ये जो यहाँ पर चेयर पड़ी है, चलो अब जाकर कह दें, वरना लेट हो जाएगा। हाँ जी, अब जरा खामोशी प्लीज। हमने कल जो सीखा, कल आप जरा खामोश हो जाए ना, ये अली को खामोश। स्टेक होल्डर का एनालिसिस दो तरह से किया गया, बल्कि ये तीन तरह से है। एक तो किया है मेंडलो भाई साहब ने, उसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पावर मतलब इन्फ्लुएंस और इंटरेस्ट। फिर इसको चार कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पावर को उसने कह दिया हाई पावर किसकी है और लो पावर, और फिर उसने बिल्कुल इंटरेस्ट को कर दिया हाई इंटरेस्ट। अगर हम उसके हिसाब से देखें तो उसने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, लो इंटरेस्ट और हाई इंटरेस्ट। अब उसने इसको डिवाइड कैसे किया या मैट्रिक्स कैसे बनाया, उसने कहा कि इसको एक दफा इसके साथ और एक दफा इसके साथ, हाई पावर हाई इंटरेस्ट, हाई पावर लो इंटरेस्ट। फिर उसने इसको बिल्कुल इसी तरह से कर दिया। तो ये 4x4 या 2x2 का एक मैट्रिक्स बन गया। लो पावर लो इंटरेस्ट, लो पावर हाई इंटरेस्ट। इस तरह से मैट्रिक्स बना के कुछ हमें यहां पर हम हाई पावर हाई इंटरेस्ट, पहला पावर को शो कर रहा है, दूसरा इंटरेस्ट को शो कर रहा है। फिर हाई पावर लो इंटरेस्ट अज्यूम कर रहे हैं अभी, फिर लो पावर लो इंटरेस्ट, फिर तो यहां पर इस तरह कर लेते हैं, लो पावर हाई इंटरेस्ट और हाई इंटरेस्ट। अब हमने स्ट्रेटजी क्या रखनी है, जो तो हाई पावर हाई इंटरेस्ट में है, आपने सिर्फ दो बातें बतानी है। ये है कौन, की प्लेयर, इनको सेटिस्फाई कैसे रखना है, क्लोजली मैनेज्ड। थोड़ी सी अंग्रेजी और इस्तेमाल करेंगे, बस मेन वर्डिंग ये इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे इस तरह के लोगों की बहुत इंफ्लुएंस होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, इनका इंटरेस्ट भी हाई होता है, ये की प्लेयर्स होते हैं और इनको हमने क्लोजली मैनेज करना है। फिर हाई पावर लो इंटरेस्ट की बात करते हैं, हाई पावर लो इंटरेस्ट। ये वो लोग होते हैं जिनकी पावर तो बहुत हाई होती है बट उनका इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं होता, तो इनको हमने सेटिस्फाई रखना है, कीप सेटिस्फाइड। और जो घर में ज्यादा लड़ाका बंदा होता है उसको बस खुश रखो, कीप सेटिस्फाइड। अब लो पावर, पावर नहीं है बट इंटरेस्ट हाई है, कीप इन्फॉर्म्ड। कीप, हमने इनको इन्फॉर्म रखना है क्योंकि उनका इंटरेस्ट तो है, पावर चाहे नहीं है, लेकिन ये हमारे डिसीजंस के अंदर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करते जरूर हैं। और लो पावर लो इंटरेस्ट मॉनिटर, और क्या चीज मॉनिटर करनी है, उसका इंटरेस्ट और पावर मॉनिटर करते रहना कि ये ना हो कि किसी टाइम पर आकर उनकी पावर या इंटरेस्ट हाई हो जाए। अब स्ट्रैटेजी क्या होती है, इन्फॉर्म तो हमने लिख दिया, ये कौन लोग होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ये हम क्वेश्चन में देखेंगे। अब की प्लेयर कौन लोग है,
की प्लेयर वो लोग हैं, ये हम आगे रडार में भी पढ़ेंगे, की प्लेयर वो लोग हैं जो कंपनी की डिसीजन मेकिंग करते हैं, कंपनी के डिसीजन लेते हैं। इनके डिसीजन बहुत क्रूशियल रोल रखते हैं कि अगर इनके डिसीजन खराब हो गए या इन्होंने डिसीजन गलत ले लिए तो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर मसला आ जाएगा। कि वो लोग हैं जिनकी हां या ना बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, ये की प्लेयर लोग होते हैं। जो तो होते हैं ना हाई पावर लो इंटरेस्ट, या जिनको हमने कीप सेटिस्फाइड, मतलब ये वो लोग हैं कि अगर ये इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर तो ये बहुत अच्छी बात होती है, बल्कि इनका इन्वॉल्व होना डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने इनकी बात माननी है कि हमने कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। और जो लो पावर और हाई इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं, ये वो लोग हैं कि अगर ये हमारी डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल हो जाएं तो अच्छी बात है, शामिल होना जरूरी नहीं है, और अगर ये शामिल हो जाएं तो अच्छी बात है कि ये इनसे कोई ना कोई भला या फायदा हमें जरूर होगा। मेन हम ना डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, कोई मैनेजमेंट कर रहे हैं। और लो पावर लो इंटरेस्ट वाले वो लोग हैं कि जिनका होना या ना होना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बस हमने इनको इन्फॉर्म करना होता है कि भाई सॉरी, इनको मॉनिटर करना होता है कि क्या कहीं ये कल को सामने तो नहीं आ जाएंगे। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, ये तो पिछला टॉपिक था, अगला जो टॉपिक हमारा है वो बिल्कुल इस तरह से है। वो जो चार चीजें आपने पढ़ी है ना, उन्होंने उस चार चीजों को इस तरह से एक रडार बना दिया। कहता है ये है सेंटर, सेंटर वो है की प्लेयर वाला, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर कह लो। जो स्टेक होल्डर सेंटर फेज में आएंगे, इसके अंदर आएंगे, हमने उनकी हाई पावर होगी, हाई इंटरेस्ट होगा। लेकिन ये वर्डिंग इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि ये वर्डिंग किसके लिए है? मेंटलो के लिए। और हम पढ़ रहे हैं रडार मैप को। हम ये इन्हें कह सकते हैं, ये वो लोग हैं जो डिसीजन मेकर हैं, जो डिसीजन मेकिंग में मेन रोल प्ले करते हैं। ऐसे लोग, क्या लिखा हुआ है? वाइटल टू एंगेज। वाइटल टू, क्या मतलब है वाइटल टू एंगेज? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इनकी है किसी भी काम के सिलसिले में, क्योंकि ये वो लोग हैं जो डिसीजन मेकर हैं, जिनके डिसीजंस कंपनी के ऊपर चलते हैं। फिर दूसरा फेज आ गया, ये वो लोग हैं जो ये हैं डिसीजन बनाने वाले, और ये लोग हैं मस्ट इन्वॉल्व। क्या लिखा हुआ है? नेसेसरी टू एंगेज। पहले आप समझो वी और फिर समझो एन। ये वो स्टेक होल्डर हैं, ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट, यानी इनका शामिल होना जरूरी है। और मोस्ट ऑफ द केसेस ये वो लोग होते हैं जो डायरेक्टर्स वगैरह भी हम कह सकते हैं, जो बड़े लेवल के नहीं, जो मेन मैनेजमेंट वाले नहीं, ये हमारे वो लोग हैं जिनका शामिल होना जरूरी है। जैसे सपोज दैट हमने कोई लॉ बनाना है तो गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट के इन्वॉल्व किए बगैर लॉ कैसे हमारा बन सकता है? जैसे आई कैप है, सीए के अंदर आई कैप के, सीए की तमाम पॉलिसीज के अंदर जो आई कैप के लोग बैठे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर वो जो कॉलेज और फर्म्स के ओनर हैं वो कौन है भला? नेसेसरी टू, क्योंकि जाहिर सी बात है सीए के बच्चे इधर ही हैं, या तो कॉलेजेस में है या फिर फर्म्स में है। उसके बाद नेक्स्ट, गुड टू हैव ऑन बोर्ड। क्या लिखा हुआ है? गुड टू हैव ऑन। अगर शामिल कर लोगे डिसीजन मेकिंग के अंदर, अपने प्रैक्टिस के अंदर, तो अच्छा होगा। ये वो वाले हैं लो पावर हाई इंटरेस्ट वाले, लेकिन इसमें वो वर्डिंग नहीं इस्तेमाल करनी, वर्डिंग मिक्स नहीं कर देनी। इसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करने हैं और उसके लिए पावर और इंटरेस्ट वाला लफ्ज इस्तेमाल करना। अगर मैं आई कैप की एग्जांपल दूं, आई कैप हो गया वाइटल टू एंगेज, फर्म्स के लोग हो गए एक तरह के, और कॉलेजेस के जो ऑनर्स हैं वो कौन हो गए? नेसेसरी टू इन्वॉल्व। बाकी जो टीचर्स आ जाते हैं उसमें, और या बाकी जो मेन लोग कुछ ऐसे हैं कि जो जानते हैं
के रूल्स कैसे बनने चाहिए, मैनेजमेंट वाले लोग, इंप्लॉइज लोग, वो कौन है, गुड टू हैव ऑन। और आखिरी में कर्टिजी टू इन्फॉर्म, चलो कर्टिजी के लिए बता दें ताकि चलो ये भी है, इनको भी इन्फॉर्म कर दिया जाए, तो वो स्टूडेंट है, हालांकि इंटरेस्ट उनका भी है लेकिन उस लेवल की मैनेजमेंट के लिहाज से नहीं है कि ICAP की जो डिसीजन मेकिंग है वो स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखकर बनाई जाती है, बट उनकी कोई पूछता नहीं है कि कैसे पॉलिसी होनी चाहिए, नई स्कीम क्या होनी चाहिए, फीस कम या ज्यादा कैसी होनी चाहिए, कोई शामिल नहीं होता। तो ये उसने वही 4x4 को एक रडार बना दिया, सेंटर, और सेंटर से जितना कोई दूर जाएगा वो उतना कम इंपॉर्टेंट होगा, सेंटर के करीब जो सेंटर में होगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे। अब सबसे पहले रडार साहब ने 4 तरह के स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई किया। वो कहते हैं किसी भी कंपनी का सबसे मेन स्टेक होल्डर क्या है, कस्टमर। इसमें 4, अभी पेपर में सवाल कैसे आ सकता है, एक सिचुएशन आ जाएगी उसमें वो कहेगा स्टेक होल्डर की कैटेगराइज करें, अभी सवाल करते भी हैं, और एक सवाल आ जाएगा कि आप जो रडार मैप में जो स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करते हैं वो बताएं कौन कौन से। तो सबसे पहले कौन है, कस्टमर। कस्टमर की आपने एक लाइन याद रखनी है, दीज आर दी एंड यूजर हु हैव टू अडॉप्ट द सस्टेनेबिलिटी चेंज। सपोज दैट कोई बंदा कानून बना रहा है या कोई चीज बना रहा है, जो एंड यूजर होगा ना उसने सिर्फ उसको एक्सेप्ट करना होगा, डिसीजन नहीं ले सकता कि कैसे बनाए, वो बनी बनाई चीज मिल गई, डिसीजन हो चुका है, उसका क्या काम है, उसको एक्सेप्ट कर। मिसाल के तौर पर आप पहले जो प्रोडक्ट बनाते थे उसके अंदर कोई केमिकल इस्तेमाल करते थे, आपने देखा ये गलत है, आपने उस प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक तरीके से बना दिया सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस की वजह से, आपने डिसीजन लिया। अब कस्टमर क्या है, उसके सामने ऑप्शन क्या है, एक्सेप्ट कर दे या रिजेक्ट कर दे। तो these are end users who have adopted the sustainability change and will pay for या use the new product and services। आपके जो कस्टमर हैं वो कंपनीज हो सकती हैं, वो गवर्नमेंट हो सकती है, वो सारी सोसाइटी हो सकती है। देखिए जो चीज आप बना रहे हो क्या गवर्नमेंट उसको इस्तेमाल कर सकती है, तो कर सकती है। एक कंपनी की प्रोडक्ट दूसरी कंपनी इस्तेमाल कर सकती है, ओवरऑल सोसाइटी हो कस्टमर हो सकती है। तो कस्टमर बेसिकली क्या है कि आप कोई प्लानिंग करते हो, कोई नई प्रोडक्ट बनाते हो, तो कस्टमर कौन है, एंड यूजर्स, एंड हैव टू अडॉप्ट द चेंज, और उसके लिए वो पे करते हैं, उसको इस्तेमाल करने के लिए या खरीदने के लिए वो पे करते हैं। और वो क्या हो सकते हैं, कंपनीज, गवर्नमेंट और सप्लायर। इसका थोड़ा सा ना मतलब सिर्फ एक नहीं देखना, सप्लायर, सप्लायर वो लोग होते हैं जो आपको कोई चीज प्रोवाइड करते हैं। क्या चीज प्रोवाइड करते हैं, वो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं आपको, वो मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं आपको, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हर वो बंदा जो चीज आपको कोई प्रोवाइड करता है, कोई डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई डिजाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सप्लायर कहलाएगा। सप्लायर का लफ्जी मतलब पता है क्या होता है, प्रोवाइड करने वाला। जो हमें गुड्स प्रोवाइड करता है, हम मैं तो उसको सप्लायर कहते हैं ना, लेकिन अब सप्लायर का मतलब क्या है, हम है सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए जो जो कोई हमारी मदद करेगा वो सारे सप्लायर। अब सप्लायर की डेफिनेशन देख लें, सप्लायर विल प्रोवाइड पीपल, मटेरियल, नॉलेज, किसके लिए, टू अलाउ शिफ्ट टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी, ताकि हम नॉलेज लेकर, मटेरियल लेकर अपने बिजनेस को किस पे शिफ्ट कर सके, सस्टेनेबल। क्योंकि हम पढ़ तो सस्टेनेबिलिटी रहे हैं ना, जिस मकसद के, हर मकसद के लिए सप्लायर चेंज हो जाएगा। गुड्स बेचने वाला सप्लायर होगा। These are people या ग्रुप who contribute to designing, defining, building, implementing sustainability initiatives। हम सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, माहौल ठीक करना चाह रहे हैं,
लोगों की सैलरीज अच्छी करना चाह रहे हैं, लोगों के वर्किंग कंडीशन अच्छी कर रहे हैं, माहौल अच्छा कर रहे हैं, तो ये सब करने के लिए जो लोग हमें नॉलेज देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, मटेरियल देंगे, वो क्या कहलाएंगे? सप्लायर। तो वो सप्लायर क्या पब्लिक सेक्टर हो सकता है, कंपनीज हो सकती हैं, एनजीओ, ट्रेड यूनियंस, ये वो लोग हैं। देखिए ट्रेड यूनियन क्यों, ट्रेड यूनियन भी हमें मोटिव, यानी ट्रेड यूनियन कहते हैं कि आप अच्छे काम करो यार, फिर वो इंफॉर्मेशन हमें देते हैं कि आपने सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस करनी कैसे है। अगर आप ये चाहते हो कि पानी की कंजम्पशन को, उसकी वेस्टेज को खत्म किया जाए, तो कैसे करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन देने वाले लोग सप्लायर कहलाते हैं। कस्टमर कौन है? जो हमारी चीजों को इस्तेमाल करने वाले हैं। और सप्लायर कौन है? जो हमें इंफॉर्मेशन देने वाले। तीसरे नंबर पर इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं? जिसकी बातों में आकर हम काम कर लेते हैं। सबसे ज्यादा पता है इन्फ्लुएंसर कहां पर है? सीए की फील्ड के। और सारे के सारे घटिया तरीके, कैसे यार ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, यार ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, यार ये किताब से नहीं पढ़ना चाहिए, इस टीचर से नहीं पढ़ना चाहिए, इस कॉलेज से नहीं पढ़ना चाहिए, बेड़ा गर्क कर देते हैं स्टूडेंट्स के माइंड सेट का। और जो एक नया बच्चा आता है, जो अभी अभी पीआरसी से कैफ में आ रहा है, या कैफ के उसने कुछ पेपर दिए हैं, वो ऊपर वाले को अपना सुपीरियर समझता है। वो सिर्फ ये देख ले कि वो उसका अपना रिजल्ट कैसा है, तो फिर शायद थोड़ा सा होश में आ जाए बंदा। सीए के अंदर याद रखें, जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखोगे कभी कामयाब नहीं हो। सीए में सबसे बड़ा काम अपने ऊपर भरोसा रखना और अपने डिसिप्लिन को बेहतर करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आई कैप का रिजल्ट आता है 30 to 40% विद रिपीटर। ना ये किसी एक कॉलेज के बच्चे हैं, ना कोई एक माइंडसेट के बच्चे हैं जो पास हो रहे हैं, और 80% बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो रहा है। तो वो कौन है? क्या वो किसी एक कॉलेज का है? तो अपने ऊपर भरोसा रखें। आपने खुद अपने ऊपर को मोटिवेट करना है, किसी भी कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। सीए के अंदर ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तो इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं? वो जो आपके माइंडसेट को बनाते हैं। वो सोशल मीडिया पे भी कोई हो सकता है, वो कोई मौलवी मुर्शिद भी हो सकता है, वो आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, जो आपको इस बात पे कायल कर दें कि भाई अच्छे काम करो, सस्टेनेबिलिटी वाले काम करो, माहौल को खराब ना करो, खाना खाकर वॉक किया करो, आपकी सेहत अच्छी होगी, साथ वाले भी सुकून में रहेंगे। तो ये सारी चीजें जो आपको कायल करते हैं, इन्फ्लुएंसर आर पीपल या ग्रुप दैट विल इन्फ्लुएंस या कंडीशन द चेंज। क्या मतलब है? ये वो लोग हैं जो आपका माइंडसेट चेंज करने के लिए आपको कायल करते हैं। वो कौन कौन हो सकते हैं? दीज कैन बी इन्फ्लुएंस, सेट गाइडलाइंस, डायरेक्टिव्स, पॉपुलराइज। पॉपुलराइज का मतलब क्या होता है? मुर्शिद हमारा खान साहब और जो पॉपुलर लोग होते हैं उनकी बातें लोग उनको फॉलो करता है। प्रोपोगेट कौन से होते हैं? ये लड़कों को पता होगा, शायद खवातीन को ना पता हो। वो घर में बंदा अच्छा खासा बैठा होता है, नॉक होता है, बाहर से 4-5 मौलवी आते हैं और नमाज पढ़ने चलते। तबलीग करने वाले, तो वो तबलीग करने वाले भी इन्फ्लुएंस करते हैं। इंस्पायर द पाथ टूवर्ड सस्टेनेबिलिटी। ये नमाज पढ़ने के लिए नहीं लेकर जा रहे, ये किधर कह रहे हैं कि भाई सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को, सोसाइटी ठीक रखो, वर्किंग कंडीशन अच्छी रखो। कौन होते हैं? ओपिनियन लीडर्स, मीडिया, पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर, सर्टिफाइड डिसेमिनेटर। कौन से होते हैं बोला पता है? जो बातें फैला देते हैं। मैं खवातीन नहीं कह रहा, जो बातें फैला देते हैं कि लोग कोई बात करे वो फैल जाए, फिर लोग उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ट्रेंड, ये वो ट्रेंडिंग वाली बात है। और ये भी प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी के जरिए चीजें फैलाई जाती हैं। लोग अच्छे भले होते थे, अपने घरों में जानवर रखते थे, उनका दूध इस्तेमाल करते थे। लोगों ने बात फैलाना शुरू कर दी कि जनाब ये जो दूध होता है ना, लोग हाथ नहीं धोते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो वो तो खराब हो जाता है, उसके अंदर जर्म्स होते हैं। आप ना वो पैकिंग, साफ सुथरी पैकिंग होती है, वो दूध पीना शुरू कर। ये बातें फैलना शुरू हो गई, लोगों ने वो दूध पीना बंद कर दिया, डब्बों में आ गए। अब जब उन्हें पता चला कि डब्बों में तो केमिकल होता है, अब वापस जाना चाहते हैं, अब है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं रही।
उन्होंने पूरे लाहौर से 90% जानवर उठाकर बाहर फेंक दिए थे मुशर्रफ के दौर में। वरना तकरीबन ये जो साथ साथ हर मोहल्ला होता था, हर बंदे ने अपने पास कोई ना कोई एक बकरी, भैंस, गाय पाल के रखी थी ताकि अपने बच्चों को दूध तो कम से कम खालिस पिला सके। लेकिन वो उन्होंने इतना उनको इन्फ्लुएंस किया कि लोगों ने उस, ये जो इन्फ्लुएंसर ही तो होते हैं जो किसी चीज के पीछे लगा देते हैं। उसके बाद गवर्नेंस। गवर्नेंस वो लोग होते हैं, अब पहले कस्टमर पढ़े। कस्टमर कौन होते हैं? वो जो हमारी सस्टेनेबिलिटी चेंजेस को या प्रोडक्ट को, हमारी चीजों को इस्तेमाल करते हैं। सप्लायर कौन होते हैं? जो हमें सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस पर लाने के लिए मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन दे दें, एक्सपर्टीज दे दें, नॉलेज दे दें। फिर इन्फ्लुएंसर वो लोग जो कायल करते हैं। और गवर्नेंस कौन से होते हैं? जो डिसीजन लेते हैं कि हाउ टू स्टार्ट द सस्टेनेबिलिटी, हाउ टू इंप्लीमेंट द सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस, किस तरह से हमने सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी है। मतलब साफ साफ हमारे बिजनेस में ऐसी चीजें हैं जहां पानी वेस्टेज हो रही है, और जो लोग इसके ऊपर काम करेंगे कि हाउ टू मैनेज द वाटर वेस्टेज, वो गवर्नेंस कंट्रोल कर रहे हैं, गवर्न करना। refer to people who will able to make the most significant decision with regards to the evaluation towards sustainability model. These can make decisions related to sustainability initiative. कौन लोग हैं? गवर्नमेंट, यूएन, रेगुलेटर। आज हमने बल्कि सेगमेंटेशन भी पढ़ लेते हैं। ये वही चीज है, वाइटल टू एंगेज, necessary to engage, good to have on board, courtesy to inform. These are the stakeholders whose participation is crucial for success या failure of the change. ये वो डिसीजन मेकर हैं जिनकी पार्टिसिपेशन होने या ना होने से सक्सेस और फेलियर बनता है। Necessity to engage. These stakeholders must part in order to contribute to desired impact. Good to have board. If they participate, will ensure the result is better. Or courtesy to inform. Those whose degree of participation does not condition the success of the initiative, and as a result, their involvement would not be a sought. बात समझ लगी? अब हम देखते हैं कि अच्छा पेपर में इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा और हमने उसका आंसर कैसे करना। अगर तो वो आ जाए कि इसको आपने जो इसका क्वेश्चन है आपने उसका यानी वो मैट्रिक्स बनाना है या रडार बनाना है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा हल करने का? आप सबसे पहले स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई कर लेना, फिर यहां उसकी पावर और इंटरेस्ट की बात कर लेना, फिर अगर वो जस्टिफिकेशन पूछता है तो रिमार्क्स लिख देना कि हम उसको क्यों कह रहे हैं, और अगर वो कहता है कि इसको मैनेज कैसे करना है तो आगे उसकी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी लिख देना। अब कैसे? सवाल देखते हैं। इसका बस हमारा एक पॉइंट रह गया इस फेज का। हाँ जी, पहले एक छोटा सवाल देखते हैं फिर बड़े सवाल पे आते हैं। ये पेपर में सवाल आ सकता है और आपका 5 नंबर का सवाल, 6 नंबर का सवाल आ सकता है। सवाल पहले पढ़ें। बीटा लिमिटेड इज अंडरटेकिंग मल्टीपल स्ट्रेटजी प्रोडक्ट इन्वॉल्विंग वेरियस स्टेक होल्डर। काफी सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है। यूजिंग मेंडलो मैट्रिक्स क्लासीफाई द फॉलोइंग स्टेक होल्डर्स इनटू द अप्रोप्रिएट क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट में सिंपल वो ये कह रहा है पावर और इंटरेस्ट बताएं। क्या बताएं? इसकी पावर क्या है और इसका इंटरेस्ट बताएं। यही क्वाड्रेंट है। ये नहीं कि वो आपने वो बनाना भी है 2x2 का, नहीं, सिर्फ ये बताना है कुछ इस तरह से, उसके ऊपर हाई पावर, हाई इंटरेस्ट, लो पावर, हाई इंटरेस्ट, इस तरह से बताना। एंड ब्रीफली जस्टिफाई यूर क्लासिफिकेशन। सवाल 2 हो गए। हर एक स्टेक होल्डर का पावर इंटरेस्ट बताएं और आपने क्यों कहा ये भी बताएं। पहला सवाल, अ मेजर शेयर होल्डर ऑफ बीटा हैज अ हाई परसेंटेज ऑफ शेयर्स
and regularly participates in decision making of the company. बताओ क्या है ये? हाई पावर। दूसरी बात क्या बताएंगे? की प्लेयर्स, क्योंकि ये नहीं, वो तो स्ट्रेटजी है ना, आपने जस्टिफाई करना है, आपने क्यों कहा, आपने कहना है कि क्योंकि ये शेयर होल्डर भी ज्यादा है, हाई परसेंटेज है, और पार्टिसिपेट भी डिसीजन मेकिंग में कर रहे हैं, पावर भी हाई है। किस वजह से पावर हाई है? क्योंकि ज्यादा परसेंटेज है शेयर्स की, और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। उसके डिसीजन में होने या ना होने से सक्सेस या फेलियर पे फर्क आएगा, तो इंटरेस्ट भी हाई है। तो इसमें हमने आंसर क्या देना है? पावर भी हाई, इंटरेस्ट भी हाई, आगे लिख लेंगे की प्लेयर्स, और आगे लिख देंगे हमने क्यों कहा। हाँ, अगर वो ये कहता है कि इसको मैनेज कैसे करना है, तो फिर हमने कहना है कि क्लोजली मैनेज, बस। दूसरा, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ लॉयल कस्टमर, स्मॉल ग्रुप लॉयल कस्टमर हु कंटिन्यू टू बाय बीटा लिमिटेड प्रोडक्ट, जो पता नहीं कब से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। Although many other alternatives are also available in the market, इस जैसे और कई कस्टमर फिर रहे हैं मार्केट के अंदर। हमने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अच्छा बताएं, क्या इन पर कंपनी क्या लिखा हुआ है? स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर, और इस जैसे कस्टमर अवेलेबल भी हैं। क्या पावर है उनकी कोई जो हमारे कंपनी को इन्फ्लुएंस कर सके? और उसका इंटरेस्ट कैसे हाई हो सकता है? हमारे डिसीजन मेकिंग की वजह से उनको क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, लॉयल है, लेकिन स्मॉल ग्रुप है। कस्टमर, जो कंपनी बड़ी होती है ना, वो फायदे को देखती है, लॉयल्टी को थोड़ी देखेगी। बड़ा कस्टमर हो, बदतमीज भी हो, माना जाएगा, उसको एंगेज किया जाएगा। तो लॉयल जो भी है, लेकिन स्मॉल ग्रुप है और अल्टरनेटिव शामिल है। अगर अल्टरनेटिव ना होता तो शायद फिर भी हम कुछ कर लेते। चलिए, अपना जवाब हम लिख लेते हैं, बाद में आई कैप का जवाब भी देखेंगे। तो मेरे हिसाब से तो इसको लो पावर लो इंटरेस्ट में होना चाहिए। हाई ट्रस्ट भी हो सकता है क्योंकि वो बीटा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन जो हाई ट्रस्ट होता है ना, लो पावर, वो मोस्टली कंपनी के अंदर के लोग, इंप्लॉइज वगैरह होते हैं। चले तीसरे नंबर पर आ जाए। A government regulatory body is responsible for approving new product safety standard, but generally remain passive unless regulations are breached. हाई पावर, वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस ना, जो गवर्नमेंट बॉडीज होती है ना, वो हाई पावर हाई ट्रस्ट होता है। हाई इंटरेस्ट इस वजह से होता है, वो ये देख रहे होते हैं कि क्या ये प्रॉपर काम कर भी रहे हैं या नहीं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। लेकिन इसमें उसने क्या कहा कि वो पैसिव है, एक्टिव नहीं है जब तक रेगुलेशन ब्रीच ना हो। इसका मतलब इंटरेस्ट इतना नहीं है, लेकिन पावर तो हमेशा इनकी हाई पावर। स्ट्रैटेजी क्या होगी? कीप सेटिस्फाइड, और इसकी जस्टिफिकेशन यही देंगे कि गवर्नमेंट के पास, क्योंकि वो इंप्लीमेंट करवाने के लिए पावर हाई होती है, बट क्योंकि इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट लो है। नंबर 4, एम्प्लॉइज ऑफ बीटा लिमिटेड हु आर actively involved in daily operation but have no decision making authority. Low power, high interest. A loyal nature conservation group protesting against beta new infrastructure project in the area of natural beauty. A local nature conservation group protesting against beta new infrastructure प्रोजेक्ट इन द एरिया ऑफ नेचर। वो कहते हैं प्रेशर ग्रुप है, आपने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, एहतजाज करना शुरू कर दिया कि ये तो काम खराब कर रहे हैं, ये सारे के सारा वो एनवायरनमेंट खराब कर रहे हैं। अब देखिए, इंटरेस्ट तो लो है, पावर में हाई हो सकता है। वैसे तो प्रोटेस्ट जो लोग होते हैं उनकी पावर भी लो होती है, क्योंकि वो सिर्फ प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। तो वैसे तो लो पावर होती है, बट यहां पर इस सिचुएशन में हाई भी हो सकता है, क्योंकि एहतजाज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो उनके डिसीजन को चेंज करने में कामयाब हो। अब आई कैप का सॉल्यूशन देखते हैं।
अच्छा, लिखने का तरीका भी मैं आपको यानी बता देता हूं, बट अभी आई क्या आपका बीटा वाला था ना, ABC अल नूर बीटा। देखें जरा सवाल जवाब देने का, स्टेक होल्डर, पावर, इंटरेस्ट, क्लासिफिकेशन और जस्टिफिकेशन। मेजर शेयर होल्डर, हाई पावर, हाई इंटरेस्ट, और ये की प्लेयर होते हैं। और क्या लिखा हुआ है, हाई पावर ड्यू टू सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग एंड हाई इंटरेस्ट इन द कंपनी सक्सेस, देयरफॉर दे आर द की प्लेयर। आप जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट यही अंग्रेजी इस्तेमाल करें, बस वर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। स्मॉल ग्रुप ऑफ लॉयल कस्टमर, लो पावर। उसकी वजह यह है क्योंकि अल्टरनेटिव अवेलेबल थे, तो पावर तो उसकी है नहीं, और इंटरेस्ट भी इसलिए नहीं है क्योंकि डिसीजन में लेने का इंटरेस्ट की बात हो रही है ना। उसके बाद रेगुलेटरी बॉडी भी आपने सही बता दिया, एम्प्लॉय भी सही बता दिया। अच्छा, इसने क्या किया कि पावर लो कर दी। अच्छा, इंटरेस्ट को हाई इसलिए किया क्योंकि उनका इंटरेस्ट है एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो इसको आप चेंज कर लें, और अगर आप अपनी जस्टिफिकेशन थोड़ी सी चेंज कर देंगे तो अपना ये क्वाड्रेंट भी चेंज हो सकता है। लो पावर क्यों, क्योंकि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं, बट हाई इंटरेस्ट कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंटल एज दे शुड बी केप्ट इन्फॉर्म, मतलब इनको इन्फॉर्म करना जरूरी है कि हम कोई एनवायरमेंट पर इशू नहीं करें। तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ना, तो एनजीओ टाइप, इनका इंटरेस्ट हाई हो सकता है। ये तो एक क्वेश्चन था। अब देखिए ये सवाल आसान था। अब ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, ये तो आप लोग जब पढ़ के ना, तो आपके ना सवाल, जब जैसे ये सवाल थोड़ा सा मैं क्लोज करता हूं तो पता चलेगा। चल, अब आकर सवाल पूरा हुआ। अब जब आप ये सवाल पढ़ोगे ना, या सवाल पेपर में आएगा, ये सवाल होगा 15 नंबर का या 12 नंबर, आप लोगों के ना सर से कराने लग जाए। और अगर मैं पेपर देने बैठूं, ये सवाल मुझे आएगा, मैं कहूंगा या अल्लाह शुक्र है कुछ तो ऐसा है, मैं यहां से देखकर ही लिख लूंगा। मतलब ऐसे बड़े सवाल का सबसे बड़ा फायदा होता है कि जवाब यहां से निकाल के लिखना होता है। आपने यहां से ही अपना आंसर लिखना है, कुछ खुद से नहीं लिखना। सवाल को देखते हैं, पहले रिक्वायरमेंट को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, Using the Mendelov matrix approach, identify 4 types of stakeholder। 4 टाइप्स है ना, keep informed, keep satisfied, closely manage और monitor। वो कहता है सबसे पहले क्या कहता है, identify stakeholder relevant to sustainability transformation and classify each identify into with proper। वही सवाल आ गया, सवाल वही है। और अगर मैं इसका जवाब आपको दिखाऊं तो जवाब भी वैसे ही है। स्टेक होल्डर, पावर, इंटरेस्ट, कैटेगरी, जस्टिफिकेशन और स्ट्रेटजी, वो जो मैनेज क्लोजली वाला हम लफ्ज लिखते हैं। ठीक होगी बात। अभी क्वेश्चन करते हैं। दूसरे सवाल में लिखा हुआ है, यूजिंग द स्टेक होल्डर रडार अप्रोच, आइडेंटिफाई 4 टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर। ये कौन सी 4 टाइप्स होंगे, वी, एन, जी और लास्ट क्या था, सी। वाइटल टू एंगेज, नेसेसरी टू एंगेज, गुड टू हैव ऑन बोर्ड और कर्टेसी टू गिव। कहता है पहले तो वो आइडेंटिफाई करें। Classify each of the identified stakeholder based on the degree of participation। जितना ज्यादा वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा करीब होंगे, और इनमें कैटेगराइज करना है। इसकी अगर मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊं, ये देखें, स्टेक होल्डर किस रडार में आ रहे हैं, फिर जस्टिफिकेशन और रोल इन सस्टेनेबिलिटी। जवाब देने का तरीका यही है। अब सवाल
मैंने जैसे अभी कहा कि आपने सवाल से ही जवाब निकालना। जीएफटी मतलब ग्रीनर फ्यूचर टेक्सटाइल, अ मिड साइज टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान, export its product to international supermarket chain, export to its product to international supermarket chain, ये उसके क्या है, कस्टमर्स। वो अपनी प्रोडक्ट किसको बेचता है, सुपरमार्केट चेन जो कि इंटरनेशनल लेवल पर है। The company has committed to transform its production process to align with international sustainability standard। सवाल समझना है, कंपनी कमिट कर रही है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करेगी। The company is aiming to reduce water consumption, switch to renewable energy, eliminate hazardous chemicals from its dyeing units within 3 years। कहते 3 साल के अंदर ना उसने अपने सारे के सारे मामलात सही करने हैं। Additionally, GFT wants to ensure ethical labor practice and actively contribute to well-being of the local community। ये जो लोकल कम्युनिटी है इसका कोई रोल है क्या, ये स्टेक होल्डर है, अपने अपने स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करते जाओ। लेबर भी है लेकिन लेबर के बारे में उसने ये नहीं बताया, लेकिन लोकल कम्युनिटी हमारा स्टेक होल्डर है। आगे देखें, to achieve these sustainability objective, GFT must have to obtain regulatory approval and subsidies from the Ministry of Climate Change Pakistan। ये कौन, ये क्या स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट है। The company also plan to engage Worldwide Fund for Nature WWF Pakistan for third party sustainability assessment। वो कहता है कि हमने इसको भी इन्वॉल्व करना है, ये बताएगी लोगों को कि हम सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं। To engage worldwide third party sustainability assessment collaboration with media outlet। क्या मीडिया आउटलेट भी हमारे स्टेक होल्डर होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है इंटरनल स्टेक होल्डर और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। Its shift towards sustainability practice and involve its internal team to ensure compliance with ministry regulation, implement new product effectively and to inform the minister on a regular basis। अब जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये हो गए हमारे स्टेक होल्डर। अब हर स्टेक होल्डर का हमने पावर और इंटरेस्ट बताना है और फिर जस्टिफाई कर देना है अपनी अंग्रेजी में, फिर रडार मैप में लेकर जाना है, हर एक को बताना है कि ये वाइट, ये मेन इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, और फिर आगे जस्टिफिकेशन दे देंगे। क्योंकि आगे सवाल क्या है, recognize the importance of stakeholder engagement, GFT manage has decided to apply। बाकी आगे वही बता रहा है कि मैट्रिक्स मैप और प्रायोरिटाइज टू स्टेकहोल्डर इन्वेस्टमेंट, बाकी सारी वही बातें हैं। मेन हमारे सवाल का जवाब निकल चुका है। अब जरा सवाल का जवाब देखें। अगर आप लोगों ने ये फाइंड कर लिया, जैसे क्या लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री हो गया, इंटरनेशनल सुपरमार्केट, लोकल कम्युनिटी, मीडिया आउटलेट, खत्म। उसने 4 लिखे हैं, हमने 5वां कौन सा लिखा था, अच्छा 4 ही पूछे थे, उसने कौन सा छोड़ दिया, अच्छा इंटरनल टीम को छोड़ दिया। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है ना, उसने कहा है हाई पावर हाई इंटरेस्ट। क्यों कहा, पावर का तो हमें भी पता है, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज होती है ना, इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है गवर्नमेंट, कि कोई ये जितने बिजनेस हैं ये सही काम कर रहे हैं या क्या बोलेंगे इनको। अब जस्टिफिकेशन देख लें, पावर के लिहाज से, कैन अप्रूव रेगुलेशन एंड प्रोवाइड सब्सिडीज हाईली कंसर्न्ड विद सस्टेनेबिलिटी कंप्लायंस और मैनेज क्लोजली। इंटरनेशनल सुपरमार्केट, पावर हाई इंटरेस्ट लो। पावर हाई से क्या मुराद है, हम उनको चीजें बेचते हैं, वो हमारे कस्टमर हैं, अगर वो ऑर्डर देना बंद कर देंगे तो हमारा तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा।
तो हमारे जो मेजर कस्टमर होते हैं ना उनकी पावर हाई होती है, मेजर सप्लायर की भी पावर हाई होती है। इंटरेस्ट लो। कीप सेटिस्फाइड क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम्स बट आर लेस इन्वॉल्व इन द ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी। कीप कैसे सेटिस्फाई करना है ये भी नीचे लिखा होगा। लोकल कम्युनिटी पावर तो है ही नहीं ना, और इंटरेस्ट ये क्या वजह होती है? लोकल कम्युनिटी वो लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस के इर्द गिर्द रह रहे होते हैं। उनका इंटरेस्ट हाई क्या होता है? इस वजह से कि उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज के चांस होते हैं, और कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोकल कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा करे कि सस्टेनेबल प्रैक्टिस हो, वहां पर दरख्त लगाए, पार्क बनाए, स्कूल बनाए, इसलिए उनका इंटरेस्ट हाई होता है। मीडिया आउटलेट, जो मीडिया के लोग हैं, पावर भी लो, इंटरेस्ट भी लो। अब आप देखिए, आप इतना बड़े सवाल में से हमने सिर्फ पॉइंट आउट क्या किया था? मीडिया का इंटरेस्ट, मीडिया का क्या ताल्लुक है किसी बिजनेस में? एडवर्टाइजमेंट करनी नहीं, मेन है सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस। सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए जो डिसीजन है ना तो वो उनको चेंज कर सकते हैं और ना ही उनका कोई लेना देना है। उसके बाद आ जाए जरा, इसमें वो क्या कह रहा है? मिनिस्ट्री, इंटरनल एम्प्लॉइज। अब आगे इंटरनल एम्प्लॉइज, वो जो इंटरनल टीम है, WWF पाकिस्तान, इंटरनेशनल मार्केट, और मिनिस्ट्री को किस में लेकर जा रहा है? वाइटल टू। अब जस्टिफिकेशन, विदाउट रेगुलेटरी अप्रूवल एंड सब्सिडीज GFT कैन नॉट इंप्लीमेंट सस्टेनेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। और इसकी रोज, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ग्रांट अप्रूवल, सेट एनवायरमेंटल रेगुलेशन, मॉनिटर कंपनी, वो तरीकाकार बता रहा है कि अब इसका रोल क्या होगा उसके अंदर। इंटरनल एम्प्लॉइज वाइटल टू एंगेज, रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस। फेलियर एट दिस लेवल मींस प्रोजेक्ट फेलियर। ऐसी बात है, टीम ही काम नहीं करेगी तो इसका मतलब है जो आप काम करना चाहते हो वो फेल हो जाए। ये कौन लोग हैं? ये वो तंजीमें हैं, ये वो छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जिनको हमने अपने साथ मिलाकर चलना होता। नेसेसरी टू एंगेज। इंटरनेशनल मार्केट में क्या लिखा हुआ है? गुड टू हैव ऑन। भला क्यों? क्योंकि इनकी पावर हाई है और इंटरेस्ट लो है। इसको भी हम नेसेसिटी टू एंगेज में ले सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं होते। इनका रोल जो होता है ना, डिसीजन मेकिंग में नहीं होता। और मीडिया आउटलेट भी किस में चला गया, और लोकल कम्युनिटी किस में चलेगी? गुड टू हैव ऑन। ठीक हो गया। तो आपने सवाल जितना मर्जी बड़ा या बुरा हो, इस सवाल के अंदर सिर्फ अपने काम की चीज निकालो और उस हिसाब से जवाब देने की कोशिश करो। ये आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने पिक किया है ICAP के मॉडल पेपर से। तो इसका सोल्यूशन नहीं गिवन था, तो ये सोल्यूशन मैंने खुद बनाया है। तो ये सोल्यूशन मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके। तो आपका ये ना, स्टेक होल्डर की एक बात रह गई हमारी कि स्टेक होल्डर बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है? बिजनेस स्टेक होल्डर को कैसे मैनेज करेगा। और अगला सवाल क्या है? स्टेक होल्डर बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो हम कल सवाल पढ़ेंगे। एक इसका सवाल रहता है। तो आप लोगों का, अब आप मुझे एक टेस्ट नेक्स्ट वीक में दे दो इन 2 फेजेस का। पहले 3 पेज स्टेक होल्डर, फिर मेंडलो मैट्रिक्स और रडार। ठीक है। इसी तरह मैं कोशिश करूंगा कि सिनेरियो टाइप क्वेश्चन बनाऊं और आप लोग उसका जवाब दें। ठीक है। और इस दफा हो सकता है कि इस फेज को वो टच करे। ये पहले 2 फेजेस में से जो हमने जितना पढ़ लिया, हो सकता है इसी में से सवाल आ जाए, क्योंकि सवाल आने के ना जो चांसेस है ना, सस्टेनेबिलिटी के 2 हिस्से हैं, इसमें से पेपर आ गया, इसमें से आना है। और पहला हिस्सा क्या है? वो पिलर ऑफ मैट्रिक्स का क्या है। नेक्स्ट हमने पिलर पढ़ने हैं, तो पिलर से पहले सवाल आ जाएगा आपको।